हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के फीचर्स की। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम किस तरीके से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से बेस्ट है। हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था डेटा हैंडलिंग के बेस पर, प्रोग्रामिंग अप्रोच के बेस पर, रीयूजेबिलिटी के बेस पर। तो अब ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था कि ऊप समरली ज़्यादा बेटर है फॉर डेटा सिक्योरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। अब जब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो हमें फिर थोड़ा समझना पड़ता है कि इसके फीचर्स का मतलब है क्या। जावा या बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम इंप्लीमेंट करती है तो कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं जो हर उप्स की लैंग्वेज कैरी करती है या अपनी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये आज हम बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना क्लैरिटी चाहूँगा डेवलप करना है कि हम आगे उप्स पैराडाइम को समझ पाएँ और धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ। क्योंकि जावा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बना सकते हैं हम। क्योंकि करियर बनाने में अगर सबसे पावरफुल ग्रोथ हमको मिलती है तो जावा के साथ मिलती है। ग्रोथ फाइनेंशियली भी और इस्टेब्लिशमेंट और एक सिक्योरिटी जॉब को लेकर अगर बात करें तो सारा एस्पेक्ट में जावा अनबीटेबल है उन केसेस में। तो हम अगर पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो तरीके से पढ़ें, डेप्थ बना के चीज़ों को समझें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन चारों इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पर वन बाय वन। सबसे पहले ऊप्स क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस मॉडल में कौन कौन सी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ स्कूल मैनेजमेंट तो वहाँ पे स्टूडेंट विल बी वन ऑफ द एंटिटी, टीचर्स विल बी वन ऑफ द एंटिटी। एडमिशन होगा, हो सकता है लाइब्रेरी के मॉड्यूल होंगे तो वहाँ पर अपने अपने बुक करके भी कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ पर इशू करने की अपनी प्रोसेस होगी। यहाँ पर फीस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ऑफिस के साथ कई दूसरे एट्रीब्यूट कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जिस किसी बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं, बैंकिंग की बात करेंगे तो वहाँ कस्टमर होगा, अकाउंट होगा, लोन होगा। क्लियर। और जो बैंक डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका भी अपना प्रोसीजर सारा मैनेज होगा। तो कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी बिजनेस मॉडल को जब आप देखते हो, समझते हो, तो आपको दिखेगा कि वहाँ सारा रोल किन का, एंटिटीज़ का है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी एंटिटी वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। ये ऊप्स की आत्मा है। इसी कॉन्सेप्ट को देखें तो जो क्या कंटेन करता है बेसिकली डेटा। मतलब दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, हर एंटिटी डेटा को मेंटेन करती है, एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करती है और उस डेटा पर काम करने वाली ऑपरेटिंग मेथड्स जो कि उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करती है। मतलब डेटा को मैं बोलता हूँ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़, ये डेटा पार्ट हो गया। और बिहेवियर मतलब क्या हो गया, उसकी मेथड्स। क्लियर। फंक्शंस जो उस पर्टिकुलर डेटा पे ही काम करते हैं। जो हमने बोला था ना सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है, तो उसके अंदर डेटा और उसी डेटा पर काम करने वाली मेथड्स। क्लियर। वो बिहेवियर बताएगी, मैं कौन कौन सी प्रोसेस डिफाइन कर पाऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो गई हमारे लिए। क्लियर। ऑब्जेक्ट, द मेन फोकस इज गिवन ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस। क्लियर। अरे डेटा फंक्शन हर लैंग्वेज में होते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस हमारा होता है फंक्शन पे। डेटा इतना सिक्योर्ड नहीं होता, ओपनली ट्रेवल करता है सारे फंक्शन के बीच में। मतलब वहाँ पर हमारी अप्रोच हमेशा क्या होती है कि चीज़ों को लिखना कैसे। क्लियर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जब आते हैं हम तो हमारा फोकस आ जाता है डेटा पर। इसलिए मैंने बोला था हम ऊप्स को एक तरीके से बोल सकते हैं डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप लोग क्या लिखा करो, डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा सेंट्रिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगी, डेटा। फंक्शन कई बार मैं आगे भी डिस्कशन करूँगा ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड ऑल कि डिज़ाइन पैटर्न में कुछ भी ले लूँ, आप देखोगे सारा फोकस डेटा की शेयरिंग पे ही है। फंक्शनलिटी तो बिना इनहेरिटेंस के भी कॉमन होगी और इनहेरिटेंस के बाद भी आप देखोगे कि फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा जब जर्नी आगे बढ़ेगी हमारी तो हम क्लैरिटी डेवलप कर पाएंगे।
समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये मेन डिफरेंस होता है अप्रोच का। अब हमको देखना है कि 4 इंपॉर्टेंट फीचर हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूरी है। ये 4 फीचर ही UPS को बेसिकली डिफाइन करते हैं, UPS के मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉडल होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब समझ में आ रहा है? कैप्सूल जो टर्म है ये उसी से रिलेटेड है। नॉर्मल मेडिसिन में जो कैप्सूल देखते हो कि नहीं आप, कि सारा ड्रग उस कैप्सूल के अंदर होता है, जो इंपॉर्टेंट ड्रग है। वैसे एनकैप्सुलेशन क्या है? सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है UPS का। क्यों? क्योंकि डेटा और फंक्शंस इनको एक ही बाउंड्री में क्लब करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा मतलब एट्रीब्यूट और मेथड्स की बंडलिंग करना, मतलब नाउ वी नीड टू क्लब डेटा एंड फंक्शन। तो डेटा और फंक्शन को जब मैं एक बाउंड्री में क्लब करता हूँ तो इससे हमें, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि डेटा होगा और उससे रिलेटेड फंक्शन, इनको एक बंडल बना दिया। दिस इज व्हाट? एनकैप्सुलेशन। तो ये टर्म हमको बताती है क्लास। हम आगे जाके पढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्लास एट्रीब्यूट और मेथड दोनों को क्लब कर देगी एक सिंगल बाउंड्री में। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एट्रीब्यूट अगर स्टूडेंट के हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, तो मेथड जो एसोसिएटेड क्लब होगी वो स्टूडेंट रिलेटेड होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट होंगे मेरे पास, एम्प्लॉय कोड, नेम, क्लियर, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट, तो जो मेथड होंगी वो एम्प्लॉय सेंट्रिक होंगी, जो डिफाइन करेगी कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे जिसको वर्क करना है। व्हीकल अगर कोई क्लास होगी मेरे पास, कार है, बाइक है, तो उसकी मेथड उससे रिलेटेड होगी। क्लियर, मूव करना है, ब्रेक करना है, ड्राइव करना है। तो ये हर ऑब्जेक्ट का, हर एंटिटी का अपना एक रोल होगा, अपनी एक डेफिनेशन होगी। तो एनकैप्सुलेशन क्या बताता है यहाँ पर? कि दुनिया की कोई भी एंटिटी हो, उसमें डेटा को और मेथड को आप क्लब कर दो। इससे सिमिलरिटी, सिक्योरिटी क्या दिखेगी? कि कोई भी उठ के फंक्शन नहीं आ जाएगा कि इस डेटा पे वर्कआउट करे। अरे, स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम पे स्टूडेंट क्लास की ही मेथड काम करेगी। एम्प्लॉय की या व्हीकल क्लास की मेथड यहाँ के काम नहीं करेगी। या व्हीकल क्लास पर जब मैं उसके डेटा पे काम करूँगा तो उसी की मेथड काम करेगी। मैं स्टूडेंट या एम्प्लॉय की मेथड जाके इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी व्हीकल के डेटा से। तो ये क्लैरिटी पूरी प्रोग्रामिंग की आत्मा है। ये ध्यान रखना आप। एनकैप्सुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी के थ्रू हम लोग क्लासेस बनाते हैं और क्लास एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? ये हमको थोड़ा समझना जरूरी है। अब एनकैप्सुलेशन के बाद एक टर्म आती है एब्स्ट्रैक्शन। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन क्या बड़ी ब्रॉड टर्म है, मतलब अभी सिर्फ एक लाइन, 2 लाइन बात करने से क्लैरिटी डेवलप नहीं होती है। ये एब्स्ट्रैक्शन के एक जनरल टर्म है, बड़ी ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं? कि पूरा UPS के पैराडाइम में जब मैं काफ़ी सारी रिलेशनशिप बना सकता हूँ, कई सारी, अगर मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें 2, 3, 4 एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, अब आपने कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। ओवरऑल डिज़ाइन के बाद फिर मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन को फील कर पाऊँगा। सिंगल क्लास बना के बोल दूँ कि ये एब्स्ट्रैक्शन है तो थोड़ा सा ये धोखा होगा। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है टू डिफाइन योर थिंग्स इन अ मोर जनरलाइज फॉर्म। अपनी चीज़ों को जनरलाइज फॉर्म में बनाना, डिफाइन करना, ये एब्स्ट्रैक्शन है। आप ऐसी चीज़ें बनाओ UPS के थ्रू जिनको मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे आप जाके इम्प्लीमेंट कर पाओ, और यही जावा की ताकत है। आगे एक टर्म पढ़ेंगे इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये भी इस कंसेप्ट को अचीव करने में हेल्प करेगी हमको। या फिर जब आप कंप्लीट डिज़ाइन बना लेते हो तो ये बताता है कि एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्चुअल कोर पार्ट है उसको हाइड कर देगी। जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो क्या रहेगा, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें उनको शो करना है, बाकी कोर फंक्शनलिटी आपकी हिडन है यहाँ पर। तो जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर वो उठा लो। तो इसलिए मैंने एक टर्म बोली आपको कि इंटरफेस, एक ऐसी टर्म आगे मिलेगी जावा में आपको जो चीज़ों को जनरलाइज फॉर्म में डिफाइन करेगी, और ये फ्रीडम देगी सारे प्रोग्रामर्स को, डेवलपर को, कि आप इन चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो, और नया कुछ बिहेवियर अपने हिसाब से डिफाइन करो। तो ये जो जनरलाइजेशन, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये जावा की पावर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है। और दुनिया की हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग लेवल पर इसको प्रोवाइड करती है। क्लियर?
तो जितना प्रॉपर एनकैप्सुलेशन होगा, और मैंने बोला 2 या 3 क्लासेस को रिलेट करना है, उनके बीच में इनहेरिटेंस है, तो फिर एब्स्ट्रैक्शन का थॉट क्या हो गया, जितना प्रॉपर क्लास डेफिनेशन होगी, एनकैप्सुलेशन होगा, क्लियर, इनहेरिटेंस जितना प्रॉपर आप डिफाइन करोगे, आपको एब्स्ट्रैक्शन में उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपको फील आएगा कि अब मैं वो लेवल अचीव कर पा रहा हूँ। तो ये बड़ी जनरल टर्म है, क्लियर, और कई सारी प्रोसेस के बाद क्लैरिटी बन पाती है इसको लेके। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मतलब कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? अरे पहले जो 2 पॉइंट थे ना, वो डिफाइन करते हैं डेटा सिक्योरिटी को, और अब जो मैं बात करूंगा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बात करता है रीयूजेबिलिटी की। क्लियर? अरे 2 पॉइंट जो अभी हमने बात की, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनका फोकस हमेशा सिक्योरिटी पे। क्लियर? चीज़ों को हाइड करना, चाहे वो डेटा के रूप में हो, जहाँ कोई रिक्वायर्ड फंक्शन होंगे उनको भी हाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इनहेरिटेंस का थॉट समझ में आ रहा है क्या है? बेसिकली ये रिलेशनशिप है 2 या अधिक क्लासेस के बीच में। तो ये अलाउ करता है हमको कि नई क्लासेस बनाओ, जिनको बोलते हैं सब क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस। एग्जिस्टिंग क्लास के अलावा आप नई क्लासेस बनाओ जो इनहेरिट करती प्रॉपर्टी और बिहेवियर को किसके, किसी एग्जिस्टिंग क्लास के। मतलब कोई क्लास मेरे पास पहले से है, क्लियर, ओल्ड व्हीकल क्लास है, क्लियर, गियर बॉक्स का वर्किंग था, अब ऑटोमेटिक आ गई सारी गाड़ियाँ, तो आपको बिहेवियर मॉडिफाई करना है। लेकिन आपने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ फंक्शनलिटी तो वही है, 95% तो जो ओल्ड कार में और ओल्ड बाइक में थी, और जो नई मैंने डिराइव करी चीज़ें उसमें से कुछ एट्रीब्यूट एड ऑन होंगे। तो नई चीज़ें एड ऑन करना मतलब क्या हो गया, किसी एग्जिस्टिंग क्लास के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, लेकिन उसको चेंज करे भी ना करना। इसलिए हमेशा बोलते हैं नई क्लासेस बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। ये मॉडल डिफाइन करता है कंसेप्ट को इनहेरिटेंस के। जब मैं 2 क्लासेस को रिलेट कर पा रहा हूँ सिंपल, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का टाइप इस बात पर डिपेंड करता है कि 2 या मल्टीपल क्लासेस रिलेट कैसे हो रही हैं। तो जब 2 क्लासेस, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास में डिराइव हो रही है, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पर ए क्लास को बी में डिराइव कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो ए को मॉडिफाई नहीं करूँगा, ए एज इट इज़ रहेगी, उसकी पूरी कैपेबिलिटी उठ के बी में आ जाएगी, बी में नए फीचर एड ऑन कर देंगे हम यहाँ पर। ये सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग बिहेवियर को और आगे बढ़ाना है मुझे, तो बी सी डी, इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है मल्टी लेवल का, ये सिंगल टाइप का ही है लेकिन हिरार्की बड़ी है, 2 3 4 5 क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन चाइल्ड टू चाइल्ड जब मूव करोगे, हर क्लास की नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास एक ही होगी, और हर क्लास की नंबर ऑफ पेरेंट क्लास भी कितनी होगी, एक। तो ये सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड की जो हिरार्की है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? इसमें चीज़ें ऐड होती है कि ए इन्वॉल्व हो गया बी में, ए बी दोनों इन्वॉल्व हो गए सी में, ए प्लस बी प्लस सी पूरे इन्वॉल्व हो गए डी में। ये इसका पावर है, जब पढ़ेंगे तो और डिस्कशन करेंगे। थर्ड इज हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल मतलब ट्री स्ट्रक्चर। तो जब ये वाला जो डिज़ाइन आता है कि ए क्लास को आपने बी सी डी ऐसी मल्टीपल क्लासेस में उसको डिराइव कर लिया, तो ये बताता है कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है, कुछ अनकॉमन है। तो कॉमन एट्रीब्यूट को आप ऊपर ले जाओ और अनकॉमन को नीचे रख दो। तो जो एब्स्ट्रैक्शन वाली जो बात है ना, वो इसी तरह के डिज़ाइन से ज़्यादा प्रेफरेबल होती है और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है रूटीन में। हम आगे बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने की। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर और आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन होता है हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ये 3 इनहेरिटेंस को जावा डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करती है अपने डिज़ाइन में, अपने कॉन्सेप्ट में। क्लियर? क्योंकि जावा एक कीवर्ड यूज करती है एक्सटेंड्स। किसी भी क्लास 1 या 2 में अगर मुझे क्लास 1 इनहेरिट करना हो तो C2 एक्सटेंड्स C1। एक्सटेंड करना मतलब ये उसका एक्सटेंशन है, एंड दैट विल कवर द एडिशनल न्यू बिहेवियर इन द C2 इन द सेकेंड क्लास। ये थॉट होगा।
ये एक्सटेंड्स वाला जो कीवर्ड है इसकी मजबूरी है कि यहाँ पर एक ही क्लास हो सकती है बस। तो जावा में 3 तरह के इनहेरिटेंस डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। जब जब आपकी पेरेंट क्लास कितनी होगी, एक होगी। अरे बी की भी एक है, सी की भी एक है, एक ही जीरो है। यहाँ पर बी की एक है, डी की एक, सी की एक, बी की एक, मतलब मैक्सिमम पेरेंट क्लास कितनी, एक ही है। तो ये तीनों तरह के डिज़ाइन जावा में फिजिबल हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हालांकि इनहेरिटेंस में अगर क्लासेस की शेयरिंग की बात करें अपन, तो 2 इनहेरिटेंस और होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये दोनों इनहेरिटेंस में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा मल्टीपल मतलब क्या हो गया कि 2 पेरेंट क्लास। तो जावा इस तरह के डिज़ाइन को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करती है, जावा इस डिज़ाइन को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है। हाइब्रिड बोला मतलब क्या हो गया कि आपने एक इनहेरिटेंस तो बना लिया हिरारिकल और एक आपने बोल दिया मल्टीपल, कॉम्बिनेशन हो गया। तो चूंकि मल्टीपल अलाउड नहीं है तो हाइब्रिड भी इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो तरीका भी सामने दिख रहा है हमको। तो ये वो स्पेशल केस हैं जिनके लिए जावा आगे डिफाइन करती है किसको, इंटरफेस को। तो आगे करके एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग जावा में रीयूजेबिलिटी के साथ में ही, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जावा इम्प्लीमेंट करती है थ्रू इंटरफेस। और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। जावा में कमांड करना हो और इंटरफेस अगर नहीं पढ़ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरफेस हर इंपॉर्टेंट पैकेज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लैंग पैकेज में भी इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। बाकी आप आईओ, यूटिल, क्लियर, आगे जाके एसक्यूएल पैकेज जहाँ भी बढ़ोगे आप, हर जगह आपको अब इंटरफेस का रोल दिखेगा। जहाँ जहाँ जावा को एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर देना है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, सब जगह जावा ने किसका यूज़ करा हुआ, इंटरफेस का। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, चैनल से जब आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ बिहेवियर इनहेरिटेंस के बाद, दैट इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल फॉर्म्स। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना रूटीन में, पॉलीमर मतलब मल्टीपल फॉर्म्स। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम है, मेनी फॉर्म्स, एक फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस तरह से कोई बिहेवियर बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं जो कहीं भी प्रोसेस को कैसा डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर अरे आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपने शेयरिंग इस बेसिस पे की कि मैं किसी एक मेथड को अलग अलग क्लास में अलग अलग बिहेवियर प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जो मैंने एब्स्ट्रैक्शन वाली बात बोली थी कि एक कॉमन बिहेवियर है एंड वी वांट कि अलग अलग क्लासेस जो है वो अपने अपनी बॉडी में इसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करे, एक नया बिहेवियर दे। नाम एक ही है, अरे एडी मुझे करना है लेकिन इंटीरियर का अलग करना है, डबल का अलग करना है, फ्लोट का अलग करना है, मुझे बिहेवियर मेंटेन करना है। क्लियर, कोई प्रोसेस है, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है लेकिन मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग होगा, मेथड मेरी एरिया है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि बिहेवियर जेनरिक है, बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन डिफाइन क्यों नहीं है अभी, क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर चाहता है। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर क्या बताएगा कि अलग अलग क्लास, रेक्टेंगल क्लास, ट्रायंगल क्लास, इस एरिया को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिफाइन करे ताकि मैं प्रोग्रामिंग केसेस में इसको यूज़ कर पाऊँ। तो ये दोस्तों इसका पावर है पॉलीमॉर्फिज्म का। ये अलाउ करता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। जो हमने बात की थी ना, ये डिज़ाइन देखो आप, मैंने बोला था ये डिज़ाइन हॉट फेवरेट है। अब इसका कोई बिहेवियर होगा, हमने बोल दिया टेस्ट। अब ये चूंकि कॉमन बिहेवियर है, मैं चाहता हूँ ये भी इम्प्लीमेंट करे, ये भी करे, ये भी करे, तो हम टेस्ट को सब जगह इम्प्लीमेंट कर दो लाके। तो मैं एक सुपर क्लास के रेफरेंस से, ए के रेफरेंस से बी, सी और डी तीनों की सेम मेथड को कॉल कर पाऊंगा एंड दिस विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का थॉट समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं अपन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। वी कैन अचीव मल्टीपल बिहेवियर फ्रॉम वन फंक्शन। एक ही एरिया फंक्शन है बट यू विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस टाइप का बिहेवियर आपको मिलेगा। हर क्लास उस एरिया को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करेगी। तो जहाँ जहाँ आपको इस टाइप का जेनरिक बिहेवियर
की नीड होगी वहाँ हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे या इंटरफेस यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं जावा इस कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग तरीक़ों से प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं ये चारों आपको क्लियर हो होंगे। चारों क्लियर मतलब हमने पहला पॉइंट बात की थी यहाँ पर एनकैप्सुलेशन, क्लास बॉडी में डेटा फंक्शन को डिफाइन करना, जिस टाइप का डेटा उसी टाइप की मेथड क्लब करना, दैट इज एनकैप्सुलेशन। क्लियर। एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर देना, जनरलाइज बिहेवियर प्रोवाइड करना उप्स के अंदर, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। जितना प्रॉपर एनकैप्सुलेशन होगा उतना प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। तो कई तरीके हैं जावा में इसको अचीव करने के, इम्प्लीमेंट करने के। इवन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हैं, इंटरफेसेस भी हैं, जो जावा ने बहुत ज़्यादा जनरलाइज करके चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कई पैकेजेस में आप फील करोगे आईओ में, यूटिल में, एसक्यूएल में इस चीज़ को। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, रीयूजेबिलिटी का थॉट है। एक्सटेंड कीवर्ड एक ही बेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है, तो मल्टीपल और हाइब्रिड के कॉन्सेप्ट को हम कई बार सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इंटरफेस के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी इनहेरिटेंस का पावर क्लियर हमको, कंसेप्ट ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल बिहेवियर, एक फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन इन ऑल डिफरेंट क्लासेस। क्लियर। तो जो मल्टीपल बिहेवियर हमारा आ रहा है, क्लियर, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट को मैच करेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब एट्रीब्यूट है। क्लियर। इस एट्रीब्यूट के बेस पर ही हम पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत जनरलाइज वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, सिचुएशन में इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है उप्स के ये चारों इंपॉर्टेंट फीचर आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये फीचर अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ तो कहीं ना कहीं उप्स की जर्नी हमारी अधूरी है। उप्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर आपको डे टू डे की प्रोग्रामिंग में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।